सखी सहेली। सखी सहेली। विविध भारती के सभी श्रोताओं को, सखियों को, सहेलियों को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। क्या हाल है सोनाली? आज तो चेहरे पर कुछ अलग ही रौनक नजर आ रही है। ममता जी, जब हम और आप इससे पहले मिले तो खुशियां हमारी दुगनी होती थी, पर आज हमारी खुशियां 3 गुनी हो चुकी है। बिल्कुल, बहुत सारे श्रोताओं को पता भी चल चुका है कि खुशी का माजरा क्या है, खुशी की वजह क्या है। लेकिन जिन श्रोताओं को पता नहीं चला, जो रेडियो सेट पर अपने प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनके लिए हम बता देते हैं कि छोटे छोटे सपने होते हैं। छोटे शहरों के सपने जब मुकम्मल होते हैं तो कितना सुखद होता है, कितना अच्छा लगता है ना। ये सपने समाने लगता है ना ममता जी। हाँ बिल्कुल। तो अब चलिए, ज्यादा हम राज को राज नहीं बनाते, अब सीक्रेट को खोल देते हैं और अपने श्रोताओं को बता देते हैं कि आज विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में एक विराट शख्सियत मौजूद हैं, जिन्होंने छोटे शहर भिलाई में रहते हुए एक बड़ा सपना देखा और उस सपने को अपनी लगन और प्रतिभा से साकार भी किया। आप हैं दूरदर्शन की सेवानिवृत्त महानिदेशक आदरणीय श्रीमती विजयलक्ष्मी छाबड़ा जी। अब आपने तकरीबन कई बरस तक दूरदर्शन में काम किया, आकाशवाणी परिवार की सदस्य रहीं। तकरीबन 35 से 36 बरस तक आकाशवाणी में उन्होंने बड़ी बखूबी काम किया। मार्केटिंग डिवीजन में रहते हुए आकाशवाणी की गुणवत्ता को एक नया आयाम भी उन्होंने दिया। और हमारा सौभाग्य ये है कि विविध भारती में जब छाबड़ा मैडम आई तो उनके मार्गदर्शन में हमें बहुत सारा काम करने को मिला, मौका मिला। तो ये हमारी खुशनसीबी है। ये बहुत सौभाग्य की बात है ना? बिल्कुल। आपने देखा नहीं होगा, आज तो आप देख चुकी होंगी। और अब हम मैडम विजयलक्ष्मी छाबड़ा जी का हम सजीव प्रसारण में स्वागत करें और अपने श्रोताओं को बता दें कि ये हम फेसबुक लाइव भी करें। इसमें कुछ खास प्रोग्राम के हिस्से शामिल करेंगे। तो विजयलक्ष्मी छाबड़ा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मैं तो हैरान हूँ कि स्टूडियो में कितनी गहमा गहमी है। मुझे इतना मज़ा आ रहा है जैसे बिल्कुल शुरू के दिनों की याद आ रही है, जब मैंने आकाशवाणी ज्वाइन किया था। मुझे ये जो आपकी स्टूडियो की दीवारें हैं ना, इनसे हमेशा बहुत फैसिनेशन था। मैं रायपुर में जब मैं शायद 8-9 साल की गई थी तो मेरे पापा मुझे रायपुर रेडियो स्टेशन दिखाने ले गए थे और मैं इन दीवारों को देख के बिल्कुल अचंभित थी। तब से जो मेरे मन में ये था कि कभी न कभी मुझे आकाशवाणी में काम करना है, उसी की वजह से हर स्टेज पे अपने माता पिता के साथ मेरे बहुत मतभेद भी हुए। वो चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दूं, मैं चाहती थी कि नहीं, मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन ज्वाइन कर लूं। खैर, मैं आप लोगों के पास ही आखिरकार आ गई और मेरे माता पिता बहुत खुश थे। मेरे पापा जीवित थे जब मैं डीजी बनी और तब मैं खास फ्लाइट लेके उनको बताने गई थी कि देखिए आपको मैंने किसी तरह से कुछ ऐसा नहीं कि कुछ कम रहा मेरे करियर में। मैं डीजी दूरदर्शन हूँ, जो किसी भी सेक्रेटरी के पद से शायद ऊंचा ही पद था उस समय। तो ऐसे होते हैं सपने। ये सपने मैंने आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम करने के उसी भिलाई शहर में देखा था। रोज रेडियो सुनती थी, दिन भर रेडियो सुनती थी। पापा इंजीनियर थे, उन्होंने मेरे लिए एक स्पीकर बना के दिया, क्योंकि मैं अपने लिविंग रूम से हटती ही नहीं थी। बुश रेडियो था, वो ऊपर रखा हुआ था ताक पे। मेहमान आए, कुछ भी आए, मैं स्टूल पे खड़े होकर रेडियो सुनती ही रहती थी। तो पापा ने मेरे लिए स्पीकर बना दिए थे खुद। और वो हमारे कमरे में थे जहाँ मैं पढ़ती थी। मजाक में कहते थे बोर्ड एग्जाम में ये स्पीकर लेके जाना तुम और विविध भारती सुनते हुए
या नाटक सुनते हुए, मैं नाटक बहुत सुना करती थी जी। फीचर्स भी बहुत सुनती थी, डॉक्यूमेंट्रीज, अपना एग्जाम लिखना। तो ये सपने तब के हैं जब मैं सोचती थी कि कैसे मैं उस बुश रेडियो सेट के पीछे चली जाऊं और मैं वहां से बोलूं। क्या बात है। तो ये देखो मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सबके सपने सच नहीं होते, पर ये सपने मेरे सच हो गए। बहुत मुझे लड़ाई झगड़ा अपने घर वालों के साथ करना पड़ा। नहीं दिया मैंने एग्जाम सिविल सर्विसेज का, मुझे दिल्ली पढ़ने भेजा गया था सिर्फ सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के लिए। पर खैर, और मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसी समय यूपीएससी ने एडवर्टाइज कर दिया और मैं उसमें सिलेक्ट हो गई और मैंने ज्वाइन कर लिया। क्या बात है। हमारी भी खुशनसीबी, और हम तो कहेंगे यही कि अच्छा हुआ सिविल सर्विसेज में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं तो हमें ये मौका कहाँ से मिलता। आज ये जो हम सभी के चेहरे पे रौनक और खुशियां नजर आ रही हैं, तो छोटे सपनों के नाम एक गाना आपकी पसंद का। से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले, बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले, बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। ओ हो हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सीटी बजाए रे, धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 मुझे बुलाए रे। चखना है बड़ा बड़ा कोयले से, नाम फलक पे लिखना है, चांद से होकर सड़क जाती है, उसी पे आगे जाके अपना मकान होगा। चांद से होकर सड़क जाती है, उसी पे आगे जाके अपना मकान होगा। हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सीटी बजाए रे। ये छोटे शहरों का सपना बड़ा अजीब होता है। विजय जी, हमें बताइए कि जो छोटे शहर का सपना था कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए। भिलाई स्टील की कुछ यादें साझा कीजिए, कुछ खास याद। देखिए, मुझे जानने वाले सोशल मीडिया में सभी लोग ये जानते हैं कि मैं भिलाई की हूँ जी। हाँ, मैं बहुत लिखती हूँ इसके बारे में, ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके और अपने देश का एक इतिहास 60वें दशक का जो था वो लोगों तक पहुँचता रहे कि कितना सपनों का वो शहर था। ऐसे बहुत शहर थे जी, हमारे देश में जो उस समय बन रहे थे। भिलाई हमारी आंखों के सामने बना। मैं ये कहानी अक्सर सुनाती हूँ कि जब मैं छोटी सी थी तो मेरे पापा जो स्टील प्लांट में काम करते थे, इंजीनियर थे, वो ब्लूप्रिंट लेके आते थे। ब्लूप्रिंट शब्द मैंने उन्हीं से सीखा। अच्छा। लाइट ब्लू कलर का वो ट्रांसपेरेंट पेपर होता है जी। और उस पे नक्शा बना होता है जी। तो लेके जब घर आते थे, अपनी जीप से उतरते थे और वो ब्लूप्रिंट लेके अंदर आते थे। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये भिलाई का ब्लूप्रिंट है, लेकिन आधुनिक भारत का नक्शा है। क्या बात है। अंग्रेजी में वो बोलते थे दिस इज द मैप ऑफ द मॉडर्न इंडिया जी। तो हम लोग इस तरह की बातें सुनते हुए बड़े हुए। मेरे पापा के बहुत सारे दोस्त, आपको हैरानी होगी, कहाँ कहाँ काम करते थे। इंडियन रेलवे, तो कोई भाखड़ा नंगल,
तो कोई हीराकुद डैम, तो यूं सोचिए कि कोई सड़कें बना रहा था, कोई रेलवे बना रहा था, कोई बांध बना रहा था, कोई स्टील प्लांट बना रहा था। तो हमारे घर में बातचीत उस समय बस यही होती थी कि हम एक आधुनिक भारत का निर्माण कर रहे हैं, हमें आज़ादी मिली है, इस आज़ादी की रक्षा करना है। और पंडित नेहरू को बहुत पसंद था भिलाई जी। मेरे जानने में जब मैं छोटी थी वो कम से कम 4 बार तो आए और हम लोग फिर परफॉर्म करते थे बच्चे स्टेडियम में। मेरी तो एक तस्वीर भी थी, मैं एयरपोर्ट पे थी तो उन्होंने मेरा हाथ यूं पकड़ा हुआ, मैं नमस्ते करके खड़ी थी तो नेहरू जी ने यूं हाथ पकड़ा हुआ। तो ये बताया जाता था हम लोगों को कि, और इतना कॉस्मोपॉलिटन शहर था जी जी, सेक्युलर शहर था। तो हमारे संविधान की जितनी विशेषताएं हैं ना, सेक्युलर होना, कॉस्मोपॉलिटन होना, ये सब मैंने उस शहर में रहते हुए सीखा। हमारे अड़ोसी पड़ोसी अलग अलग राज्य के थे, कोई बंगाली था, कोई तमिलनाडु का था, तो कोई आंध्रा का था, तो कोई पंजाब से था, तो कोई हरियाणा से था। तो हम लोगों को लगता ही नहीं था कि कोई भेदभाव है। तो आप सोचिए कि 11वीं क्लास तक तो मैं वहीं रही जी जी। कारखाना भिलाई स्टील प्लांट बनना शुरू हुआ था तब पापा वहाँ आ गए थे और हमने उस शहर को बनते देखा। मैंने वो कोलतार की सड़कों को बनते देखा है, हमारे आंखों के सामने बना। नया नया हमारा क्वार्टर था, सड़कें भी नहीं बनी थी, पेड़ भी नहीं लगे थे शहर में, तो वो सब हमारे सामने हुआ। तो मुझे तो भिलाई से इतना लगाव है, मैं जब अक्सर जाती हूँ तो वहाँ के पीआरओ से मिलती हूँ ढूंढ के कि कौन है, फिर उनको कहती हूँ कि ये जो क्वार्टर्स रशियंस ने बनाए थे ये पैनल का क्वार्टर्स हैं, एक बड़े खास किस्म के क्वार्टर्स हैं जिसमें कि आसपास रहने वाले लोगों को भेदभाव नहीं होता, एक जैसे क्वार्टर्स। तो मैंने कहा इनको आप एक म्यूजियम जैसे कुछ बचा के रखिए, आप सब उनको बदल दे रहे। तो ऐसे ऐसे कहने का अर्थ कि भिलाई, मैं सोचती हूँ कि अगर मैं भिलाई में नहीं पली बड़ी होती ना तो मैं कुछ और होती। क्या बात है। फिर कितने बम्बई दिल्ली में पढ़ने वाले लोग होते हैं, रहने वाले लोग होते हैं, बड़े होने वाले, पर उनमें ये गर्व नहीं होता है जो वो मुझ में बचपन से था और अभी तक है। अब हम पूछेंगे नहीं कि अगर भिलाई में नहीं होती तो क्या होती क्योंकि पता नहीं, हमें तो बस आप ही चाहिए। और यहाँ विविध भारती में जो हमारे साथ ये मौका है और आपके साथ काम का जो मौका मिला वो हमारे लिए बेमिसाल रहा और वो जो मार्गदर्शन मिला वो हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। हमारे एक श्रोता ने भी कुछ इसी तरह की बात लिखी है। विजया जी देखिए आपके लिए इन्होंने लिखा है हमारे श्रोता ने कि पहले हम विजय लक्ष्मी छाबड़ा जी, पहले हम आपका नाम रेडियो और दूरदर्शन पर सुना करते थे, लेकिन आज आपको सुनने का फेसबुक पर लाइव देखने का मौका मिलेगा। मैं बताना चाहूंगा कि हम रेडियो पर सिर्फ विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम्स और न्यूज सुनते हैं, टेलीविजन पर सिर्फ दूरदर्शन के प्रोग्राम्स और न्यूज देखते हैं, कोई भी केबल कनेक्शन नहीं लिया है अभी तक। इसका बेनिफिट ये है कि बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब नहीं हुई और बिटिया ऑफिसर ग्रेड से गवर्नमेंट जॉब में है और बेटे एमबीबीएस कोर्स कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो आप कुछ हाँ, मैं जरूर इस पे कहूंगी कि कितनी अच्छी बात है। मैं हमेशा से ये मानती रही हूँ कि हमारा देश इतना बड़ा है कि सारे घर ओटीटी घर नहीं हो गए हैं, बिल्कुल सारे घर डिजिटल घर नहीं हुए हैं। अभी भी फिक्स्ड, उसको फिक्स टीवी कहते हैं हम उस लैंग्वेज में टेक्निकल, अभी भी फिक्स टीवी का जमाना है, अभी भी रेडियो का जमाना है, अभी भी दूरदर्शन चाहे तो बहुत अच्छे मैसेजेस लोगों तक पहुंचा सकता है। और लोगों को इन ब्रांड से, हम ब्रांड है आकाशवाणी और दूरदर्शन, मेरे हिसाब से हमारे देश के 2 बहुत बड़े ब्रांड हैं। ये ब्रांड हो सकता है लोगों को लगे कि खत्म हो गया, लेकिन लोगों को इतना प्यार था कि वो उनके साथ साथ अभी भी जीता चला जा रहा है। जी जी हाँ, चाहे वैसे लगे कि ये चीजें खत्म हो गई पर नहीं हुई हैं। तो आप देख रही हैं कि वो ऐसे घर से उन्होंने लिखा है जहाँ पर कि रेडियो है, जहाँ पर कि दूरदर्शन का न्यूज़ है। तो ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि अभी भी हम ऐसे लोगों के घरों तक पहुँचते हैं और अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ हमें अच्छे प्रोग्राम करने चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। सोनाली जी खो गई आपकी बातों में। श्रोताओं की टिप्पणियां देखिए। हाँ, टिप्पणियां तो देखिए, उससे पहले एक सवाल। हाँ पूछिए। विजय लक्ष्मी जी, मैंने भी आपके बारे में बहुत पढ़ा है, सुना है कि आपने देश विदेशों की यात्राएं की है, तो अपनी यात्राओं से जुड़ा कोई अनुभव, कोई घटना आपसे हम सुनना चाहेंगे। हाँ, मैं बहुत घूमी हूँ अपने, जब मैं नौकरी पे थी तब भी बहुत जगह में घूमी हूँ और अब रिटायरमेंट के बाद अपने हस्बैंड के साथ घूमती हूँ। मेरी बेटी है रॉटरडैम में
तो मैं अक्सर हॉलैंड जाती हूँ, लंदन जाती हूँ, क्योंकि कॉमनवेल्थ फेलो हूँ तो मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाना। मैं सोशल मीडिया से रिलेटेड आपको अच्छा, एक तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि जब मैं ऑफिशियली जाती थी जी, हाँ, मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ। जी जी और वो हम सब जानते हैं। गर्व से साड़ी पहनती हूँ जी। हाँ, ये मैं 16 साल की उम्र से साड़ी पहनती हूँ। वो कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने साड़ी पहनना क्यों शुरू किया। तो मैं जब जाती थी और अपना जो भी मेरा प्रेजेंटेशन होता था, कहीं भी, रोमानिया में हो, लंदन में हो, कहीं भी हो, जैसे ही मैं स्टेज से उतरती थी ना जी, लोग एक सेंटेंस में कहते थे कि बहुत अच्छा था आपका प्रेजेंटेशन, और फिर तुरंत मुझसे पूछते थे व्हाट अ वंडरफुल ड्रेस यू आर वेयरिंग, इज इट स्टिच्ड, इज इट अनस्टिच्ड। तो फिर मैं उनको साड़ी की पूरी कहानियां बतानी शुरू करती थी। तो वो मुझे कहते थे कि आप रोज पहनते हैं? तो मैं कहती थी कि हाँ मैं रोज पहनती हूँ। तो ये अचानक आपने सवाल पूछा तो मैंने साड़ी के बारे में बताना शुरू किया। अब साड़ी के बारे में बताना शुरू किया तो एक घटना मैं आपको जरूर बताऊंगी। जी जी। मैं बुखारेस्ट गई एक कॉन्फ्रेंस में, मीडिया 2020 उसका सब्जेक्ट था, और शायद मैं 2014 या 15 में गई थी। तो 5 साल के बाद मीडिया क्या होने वाला है, बड़ी तेजी से OTT डिजिटल ये सब बढ़ रहा था, तो उस पे था, बहुत अच्छा बड़ा कॉन्फ्रेंस था। और रेडियो रोमानिया जो है वो वहाँ की प्रिंसेस एन, वहाँ की जो हैं, उनके साथ बहुत करीब से जुड़ा हुआ है रेवोल्यूशन के टाइम से। जी बिल्कुल। तो जब डेलीगेट्स आते हैं या रेडियो रोमानिया कुछ भी होस्ट करता है, तो जो क्राउन प्रिंसेस की तरफ से एक बड़ा डिनर होता है, ऑफिशियल, बिल्कुल ऑफिशियल डिनर। तो उसके बारे में सब इंफॉर्मेशन आई, तो क्या कपड़े पहने जाएंगे, ड्रेस कोड भी आया। तो ड्रेस कोड में औरतों के लिए ब्लैक गाउन और आदमियों के लिए ब्लैक सूट और रेड टाई। जी। तो मैंने उन्हें लिखा कि मैं तो गाउन पहनती ही नहीं हूँ। जी जी और मैं साड़ी पहनना चाहूंगी, और मैं काली साड़ी क्यों पहनूंगी? हमारे देश में इतने रंग हैं, मैं तो कोई रंगीन साड़ी पहनना चाहूंगी, शायद लाल। क्या बात तो है। वो जो लड़की थी, एक बहुत इंटरेस्टिंग लड़की थी, उससे मेरी बहुत दोस्ती हो चुकी थी, टिकट विकेट ये सब बातचीत करने में 15-20 दिन में। उसने कहा मिसेस छाबड़ा, वी हैव टू गो टू प्रिंसेस एन्स ऑफिस फॉर दिस। आई सेड देन यू गो, इफ यू डोंट गेट अप्रूव्ड देन आई वोंट पार्टिसिपेट इन द डिनर। तो फिर उसका जिस दिन मैं फिर कोई वो मुझे लिखती रही, विल चेक, वी आर चेकिंग। जिस दिन हम जाने वाले थे, हमारी फ्लाइट के लिए हम 2 बजे निकलने वाले थे, तो उसने 12 बजे फोन किया कि द अप्रूवल हैज कम मिसेस छाबड़ा, यू कैन बी इन एनी कलर, यू कैन वेयर अ रेड साड़ी। तो मैं सच कहती हूँ, मैंने मेरी रेड प्लेन, वो बहुत अच्छी तस्वीर है मेरी, रेड प्लेन कलर की मैंने साड़ी चुनी और मैंने पहनी। और उनको मेरे हस्बैंड के लिए भी अप्रूवल भेजना था, वेदर ही विल बी एबल टू अटेंड और नॉट, बिकॉज वी वर ट्रैवलिंग इन यूरोप, और ये कॉन्फ्रेंस बीचों बीच आ गया था, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, तो वो दोनों अप्रूवल हुआ। और मजे की बात ये है कि जब प्रिंसेस आयन और उनके हस्बैंड खड़े होकर लोगों से हाथ मिला रहे थे, तो एक तरह से लाइन में सब डेलीगेट्स खड़े थे, तो एक एक करके उन्होंने किसी से बात नहीं की। जब मेरी बारी आई तो शी स्टॉप, शी सेड व्हाट ए गॉर्जियस ड्रेस यू आर वेयरिंग। और 2 मिनट उन्होंने मुझसे बात करी कि क्या हम रोज पहनते हैं इस ड्रेस को या स्पेशल ओकेजन पे पहनते हैं। तो मैंने उन्हें बताया नहीं, रोज पहनते हैं इस ड्रेस को, हम रोज पहनते हैं। क्या बात है। तो ये जो आपकी गरिमा में साड़ियों की पोस्ट है, गरिमा में साड़ियों की कहानी है, किस्से हैं, इस पर भी हमें बात करनी है। लेकिन अभी फिलहाल शुक्रिया अदा करना चाहेंगी उन लोगों को जिनकी वजह से ये आपको मौका मिला था साड़ी पहनने का उस समय। तो यही गाना सुनते हैं। बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का, कि बन जाए को
आने ऐसी सुहानी घड़ी थी मेरी जिंदगी में पलट के ना आए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका विजया जी, बार बार शुक्रिया अदा करती रहूंगी कि आप आई हैं। और हम सबको इस बात की बड़ी जिज्ञासा है कि आपकी शुरुआत, करियर की शुरुआत आकाशवाणी से हुई और दूरदर्शन के शिखर तक पहुंची आप। तो ये डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक के ओहदे को आपने सुशोभित किया। तो इस पूरी अपनी जर्नी के बारे में, यात्रा के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। पूरी जर्नी तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन कुछ रोचक जो हिस्से हैं ना, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि मैंने जब आकाशवाणी ज्वाइन किया तो मैं एक प्रोग्रामर की हैसियत से ज्वाइन किया। प्रोग्रामर ये डिजिटल कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बल्कि ब्रॉडकास्टर की तरह से मैं प्रोग्राम किया करती थी, खुद अपने आप इंटरव्यूज़ लेना, डॉक्यूमेंट्री बनाना, ये मेरा फोटे था, डॉक्यूमेंट्री बनाना, इंटरव्यूज़ लेना। मैं दिल्ली केंद्र पे थी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। फिर मुझे बॉम्बे आना पड़ा क्योंकि मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई। तो विविध भारती एक ऐसी जगह थी जहाँ पे की जगह थी मेरे लिए, तो मेरा ट्रांसफ़र विविध भारती में हो गया। बचपन में मैं गाने तो सुनती थी, मुझे गाने बहुत अच्छे लगते भी थे, लेकिन उस समय मेरी मनस्थिति ये थी कि मैं अपने आप को करंट अफेयर्स और सोशल इश्यूज पे काम करने वाला प्रोग्राम ऑफिसर समझा करती थी। तो मुझे कुछ बहुत ना ऐसी उत्सुकता नहीं रही। मैं आ तो गई विविध भारती में, लेकिन मैं इस कोशिश में रहती थी कि मैं आकाशवाणी बम्बई किसी तरह मेरी पोस्टिंग हो जाए। तो मेरी पोस्टिंग आकाशवाणी बम्बई हो गई। वहाँ मैं अपनी पसंद के सारे प्रोग्राम मैंने किए। मुझे वहीं रहते हुए आकाशवाणी अवार्ड भी मिला, जो मैंने सेक्स वर्कर्स के बच्चों पे किया था। और फिर उसके बाद मैं बहुत जल्दी स्टेशन डायरेक्टर बन गई थी। सीधा प्रोग्राम ऑफिसर से डायरेक्टली मैं स्टेशन डायरेक्टर बन गई थी। जब मैं स्टेशन डायरेक्टर बनी, वापस मेरी पोस्टिंग विविध भारती में हो गई। लेकिन तब न जाने क्या हुआ कि मेरी जैसे आंखें खुली कमर्शियल ब्रॉडकास्ट की तरफ। मुझे लगा ये स्टेशन वही है जहां हजारों की तादाद में, मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग इसको सुनते हैं। अगर सोशल मैसेजेस देना है तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ रहते रहते मैंने कमर्शियल ब्रॉडकास्ट पे बहुत सोचा। और जब मैं कॉमनवेल्थ फेलोशिप के लिए लंदन गई, तो मैंने अपना जो फेलोशिप का काम था वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एफएम पे किया, क्योंकि एफएम तभी हमारे यहाँ शुरू हुआ था। और जब मैं लौट के आई तो मैं बिल्कुल भौचक्के होके आई कि क्लासिकल म्यूजिक को भी स्पॉन्सर वहाँ लोग करते थे, पॉपुलर म्यूजिक को भी करते थे, करंट अफेयर्स को भी करते थे। तो मुझे लगता था हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल मुझे लगता था कि हम सब कुछ क्लाइंट को बेच सकते हैं। तो मेरे कुछ बीबीसी के दोस्त थे, वो मुझे मजाक में कहते थे तुम सब कुछ बेच दोगे क्या। मैंने कहा पर क्यों नहीं, हमें पैसे बनाने हैं, हम पैसे बनाएंगे तो हमारा कंटेंट ज्यादा अच्छा होगा। तो इसी सब में हर फोरम पे मैं अपने विचार रखती थी। तो राजीव रतन शाह सीईओ थे, तो उन्होंने मुझे नोटिस किया और तब तक ये बात होने लगी थी कि दूरदर्शन का अपना मार्केटिंग डिवीजन होना चाहिए। जो थर्ड पार्टी के थ्रू हम लोग सेल करते थे वो बंद होना चाहिए, तभी हमें अपना पूरा मिल पाएगा पैसा। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग सेटअप करूं। बहुत बड़ा चैलेंज था मेरी जिंदगी का, पर मैंने वो सेटअप किया। छोटी छोटी चीजें बेचते हमने बड़े बड़े प्रोग्राम बेचने शुरू कर दिए। अब मैं कहानी पे आती हूँ कि हमारे पास क्रिकेट के राइट थे।
मैं बहुत संक्षिप्त होने की कोशिश करूंगी क्योंकि मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो मैं बहुत लंबा बोल जाती हूँ। हमारे पास क्रिकेट के राइट्स थे, ना तो हम उन्हें खुद क्लाइंट को बेचते थे, ना तो हम उन्हें खुद रिकॉर्ड करते थे, थर्ड पार्टी उन्हें बेचा करती थी। मुश्किल से हमें 12 करोड़ 15 करोड़ रुपए मिला करते थे। जी जी। तो मैंने एक बिड मंगाई गई थी, इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज होने वाला था, और वो बिड फेल हो गई। किसी प्राइवेट पार्टी ने उसको, और बिड कितने की थी? सिर्फ 25 करोड़ की, 3 टेस्ट मैच के, 3 सीरीज की, टेस्ट मैच नहीं 3 सीरीज। तो उन्हीं दिनों सीओ और डीजी हमारे यहाँ आए थे, डॉक्टर कुरैशी और शर्मा जी। तो मैंने कहा सर, आज उसी दिन की कहानी थी कि बिड कोई नहीं आई। मैं कहा सर आप हमें मार्केट करने दे दीजिए, अब मेरा डिवीजन पूरी तरह से सक्षम है। तो जाते जाते कुरैशी साहब कह गए मैंने बात कर ली है सीओ से, तुम मार्केट करना। तो मुझे लगा दिल्ली जाएंगे कुछ नहीं होगा, इतनी लॉबिंग होगी हमें कोई करने ही नहीं देगा। मैंने तुरंत पूरी इंडस्ट्री से बात करके मैंने एक अमाउंट लिख दिया कि एक चिट्ठी मेरी अभी भी कहीं होगी वो, कि हम आपको 40 करोड़ देंगे, ये डिवीजन आपको 40 करोड़ देगा अगर आप हमको सीरीज मार्केट करने देंगे। वो फाइल ऊपर नीचे 15 दिन इधर उधर गई, बहुत से लोगों ने उस पर लिखा इतना बड़ा अमाउंट तो मिल ही नहीं सकता, पिछली सीरीज में इंडिया इंग्लैंड में सिर्फ 15 करोड़ 12 करोड़ मिले थे। तो लेकिन डॉक्टर कुरैशी और एक फाइनेंस के सज्जन थे, उनका नाम भूल रही हूँ, इन लोगों ने कहा कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, अपने डिवीजन ने कहा है तो हम किसी बाहर वाले को दे ही नहीं सकते। तो इस तरह से हमने क्रिकेट की मार्केटिंग करी। अब बिल्कुल रोमांचक चीज सुनिए कि हम लोगों ने स्ट्रेटेजिकली अपना रेट कार्ड इशू किया। मेरे बेटे का कोई 10th या 11th ऐसा कोई एग्जाम था और वो सेंट जेवियर्स में पढ़ता था, उसका जो सेंटर था वो सोफाया में था। तो मैं वहाँ थी और मैं बच्चों की पढ़ाई पे भी बहुत ध्यान दिया करती थी। तो मैं वहाँ कैफे में बैठती थी 10-15 मिनट एक्स्ट्रा, कि बच्चा कोई भूल गया हो, अपना कार्ड भूल गया, पेन भूल गया। तो जब मैं बैठी थी तो हमारे एक ऑफिसर थे गणेश अय्यर, आप सब लोग जानते होंगे। उसका फोन आया, उसने कहा मैम आई थिंक वी हैव गॉन रॉन्ग समवेयर। आई सेड गॉन रॉन्ग क्यों, लोग खरीद नहीं रहे हैं क्या? क्रेडिट कार्ड तो जारी हो गया। उसने कहा नहीं मैम फोन ही नहीं बंद हो रहे हैं। तो मैंने कहा तो ठीक है हम रेट बढ़ा देते हैं। उसने कहा ऐसे डिफरेंशियल रेट हो जाएगा, किसी ने कितने में खरीदा मैंने कहा कोई बात नहीं, दैट आई विल जस्टिफाई, इंडस्ट्री तो ऐसे ही बेचती है। उस दिन भर में हमने 3 बार रेट बढ़ाए। जो हमने 60,000 रुपए पर सेकेंड रखे थे, शाम के अंत में हमने 5 लाख रुपए पर 10 सेकेंड बेचे। क्या बात है? अच्छा फिर क्या हुआ कि शाम को हम लोग जब जरा सांस लेके बैठे थे तो कुरैशी साहब का फोन आया। वो भी घबराए हुए थे, डीजी थे, उन्होंने सारी हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी थी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी। टेंशन हो रहा विजय 8 बजे होंगे। मैंने कहा विजय क्या हुआ? मैंने कहा सर मुझे थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है, हम लोगों ने अभी एक्सेल शीट पे काउंट किया है तो वो 80 करोड़ दिखा रहा है। अच्छा क्या? मैंने कहा सर लेकिन रुकिए, मेरे लड़के ना अभी एक्सेल पे काम करना शुरू किया उन्होंने, हम लोग मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं। कैन यू इमेजिन, 5,000 सेकेंड पर डे फॉर 21 days we are going to count। मैंने कहा मुझे 15 मिनट दीजिए। तो इतने ब्रिलियंट लड़के सब मेरे, हमारे अपने कोलीग आकाशवाणी के ही बच्चे, वो इतने होशियार थे सबके सब। हम लोगों ने कैलकुलेट किया, वो 85 करोड़ निकला। क्या बात है? तो मैंने कहा कि सर देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताते हुए। बात ही मैंने कहा सर वो 85 करोड़ कहते हैं क्या, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लूं? कुरैशी साहब बहुत मजेदार व्यक्ति थे, हाँ, और बहुत अपने जूनियर्स पे पूरा भरोसा करते थे। पूरा नाम क्या था मैडम उनका? SY कुरैशी। वो बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, वो हमारे डीजी थे। तो फिर उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 बजे बुला लिया और उन्होंने कहा जितना बचा है, 3-3.5 साल बचे थे, जितना समय बचा है, जितने क्रिकेट सीरीज हैं, अब हमारी मार्केटिंग डिवीजन जो है वही उसको मार्केट करेगी। जी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्रिकेट मार्केट करना शुरू किया। और उसी के बीच में छोटा सा इंटरेस्टिंग किस्सा सुना के इसको खत्म करूंगी, क्योंकि जब मैं मार्केटिंग डिवीजन के हेड थी, जब शर्मा जी रिटायर हुए, उन्होंने मुझे बहुत फैसिलिटेट किया था इन दोनों ने। उन्होंने कहा था जब मैं रिटायर हूँ तो तुम्हारा रेवेन्यू 1100 करोड़ होना चाहिए। जब वो रिटायर हुए हमारा रेवेन्यू 1200 करोड़। ओह माय गॉड। अच्छा, तो वो जितने फैसिलिटी मैं मांगती थी देते थे। तो अब इंटरेस्टिंग किस्सा ये जो सुनाऊं कि ये तो सब हो गया इंडस्ट्री में कि डीडी अब अपने आप मार्केट कर रहा है।
बहुत बड़ा इंडिया पाकिस्तान सीरीज था, पेप्सी कप था वो। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है विजया जी। यहाँ पर एक ब्रेक लेना जरूरी है। हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद उस किस्से को हम तफसील से सुनेंगे। तो यहाँ पर एक ले रहे हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं सखी सहेली के इस आंगन में, सखी सहेली की महफिल में। और विजया जी बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही थी। विजया जी बताइए वो जो किस्सा बता रही थी। हाँ, वो किस्सा सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अभी भी लोग सोचते थे कि सरकारी माध्यम है, आप उनको प्रेशराइज कर सकते हैं। और तो पेप्सी कप था वो। हाँ, तो पेप्सी को कायदे से स्पॉन्सरशिप खरीदनी थी जी। हमारी स्पॉन्सरशिप शायद 20 करोड़ की थी या ऐसे कुछ। तो बाकी हमारे 3 मेन स्पॉन्सर होते थे और एसोसिएट स्पॉन्सर 4-5 हुआ करते थे जी। पेप्सी वालों ने साइन ही नहीं किया। हाँ, साइन ही नहीं किया। उनका मैम इतना महंगा कौन खरीदेगा। वहाँ के जो देखते थे, माइंडशेयर में एक सज्जन थे, वो मेरे दोस्त भी थे, नितिन जैन, सबके नाम भी ले रही हूँ, अगर कहीं सुनेंगे तो हंसेंगे। तो मैंने कहा कि फिर ऐसे दिन गुजरते गए तो 20 करोड़ कोई कम नहीं था। आई वॉज नॉट गोइंग टू लूज दैट अमाउंट। तो मैंने कहा ठीक है, एक चिट्ठी हमने लिखी, उनको डेडलाइन हमने दी कि इस तारीख तक आप साइन कीजिए, नहीं तो ये स्पॉन्सरशिप हम किसी और को दे देंगे जी। उन्होंने नहीं किया। हाँ, क्योंकि वो ग्राउंड स्पॉन्सर थे, लेकिन ग्राउंड स्पॉन्सर से डीडी का कोई वास्ता नहीं रहता जी। तो जो तारीख मैंने दी थी उस तारीख पे उन्होंने साइन नहीं किया। इस बीच में कोका कोला हमारे पीछे लगा रहा। तो हमने कहा हम कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, उसी प्राइस पे जो हमने फ्लोट करी है आपको खरीदना होगा। तो वो लड़का आके वहाँ बैठा रहा, जो कोक का था, अजित वर्गीस, वो बैठा रहा और हम लोगों ने उस दिन साइन कर लिया। तो पेप्सी वालों का फोन आया, मैम आपने ये क्या किया, आप क्या करेंगे फिर स्पॉन्सरशिप क्रेडिट लाइन। मैंने कहा पेप्सी कप ब्रॉट यू बाय कोका कोला। ओह, तो कहते हैं आप कैसे कर सकती हैं। मैंने कहा क्योंकि तुमने खरीदा नहीं, क्या कर सकते हैं हम, विल डू इट। फिर मेरे पास बीसीसीआई से फोन आए कि हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस, दे आर द ग्राउंड स्पॉन्सर। आई सेड वी हैव नथिंग टू डू विद दैट, लेट समबडी पे 20 करोड़ टू मी एंड आई विल रिवर्ट इट बैक। तो वो ऐसे ही चलता रहा। सीओ साहब का मुझे फ़ोन आता रहा कि भाई क्या हो रहा है, मिनिस्ट्री से फ़ोन आ रहे हैं। तो मैंने कहा आप कुछ मत कहिए, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ बीसीसीआई, हमें अपना रेवेन्यू कमाना है, इतना महंगे राइट्स हैं तो वो पैसा हमें रिकवर करना है। तो वो कोई कुछ नहीं हो सका और वो जैसे एक ऐतिहासिक घटना हो गई कि पेप्सी कप ब्रॉट टू यू बाय कोका कोला। मुझे ये कहानी सुनाने में बहुत मज़ा आता है कि अगर आप सरकारी महकमे में काम करते हैं, आपके पास सरकारी कुर्सी है, तो आपके पास बहुत पावर भी है। आप उसको सही तरह से इस्तेमाल करके अपने विभाग के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह की बातें हमारी सखियां भी लिख रही हैं, हमारे सखा भी लिख रहे हैं कि कितना ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं आपकी बातों से। अभी भी एक संदेश आया है, सोनाली जरा पढ़कर सुनाइए। एक हमारे सखी ने लिखा है कि नमस्कार लिखा है आपको, विजयलक्ष्मी दीदी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दीदी का जीवन ही हम सबके लिए प्रेरणा है। बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर उन्होंने इस गौरवपूर्ण मुकाम को पाया है। खासकर हम सभी सखियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको जानना और सजीव सुनना। सखी सहेली और विविध भारती परिवार के इस प्रेरक परिचर्चा के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आभार जो आपका जीवन परिचय सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आपका नाम बहुत जाना पहचाना है, रेडियो पर आपको सुन रहे और हमारी प्रिय
विविध भारती पर। बहुत सादगीपूर्ण आपका व्यवहार और सरल स्वभाव से हमें पता चलता है आप साड़ी ही पहनना पसंद करती है। हमें भी पसंद है साड़ी पहनना, जो हमारी संस्कृति परंपरा को दर्शाती है। बड़ी ही प्यारी आपकी बातें हैं जो हम सभी सखियों को प्रेरित करेगी। और आपकी साड़ी का प्रसंग बहुत ही प्यारा और बड़ा ही खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी तरह। आज जो दिल याद आ गया है वो गुनगुना रहे हैं हम कि क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम रियली फीलिंग हम्बल्ड, यू नो, ऑनर्ड एंड हम्बल्ड। और उन्होंने कहा है कि भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। शुक्रिया। और ये सिर्फ एक सखी नहीं बल्कि हमारे सखा भी, हमारी सखियां भी, मैं देख रही हूँ लगातार टिप्पणियां, हमारे श्रोता इसी तरह की बातें लिख रहे हैं कि कितनी प्रेरणादायक बातें आप कर रही हैं। विजया जी, आपकी अब हम इस बात पर आते हैं, जिंदगी की एक नई पारी की शुरुआत बेहद खास अंदाज में आपने की। सेवानिवृत्ति के बाद सोशल मीडिया में आप सक्रिय हुई, तो वहां भी आप शिखर पर रही। ये जो इतनी सारी चुनौतियां आपने पाई, कैसे किया, ये बताइए हमारी सखियों को और सखाओं को, कैसे वहां तक पहुंची? क्या सोचिए कि ये सब अपने आप हो गया इस तरह से कि मैं 2015 में रिटायर हुई जी, दूरदर्शन की डायरेक्टर जनरल के तौर पे। उसके पहले तक चूंकि मैं बहुत एक सेंसिटिव पोजीशन पे थी, तो मेरा फेसबुक का एक अकाउंट भी था, लेकिन मैं कुछ भी पोस्ट नहीं किया करती थी। हम लोगों के पास बहुत सी खबरें होती थी, ये होती थी, तो हम लोग बच के सोशल मीडिया पे ऐसे सरकार के प्रति हम लोग जिम्मेदार भी थे, तो मैं नहीं करती थी, कुछ भी पोस्ट नहीं करती थी। मैं बस रिटायर हुई थी। वक्त भी नहीं मिलता रहा होगा उस समय? नहीं, वक्त भी नहीं था, सोचा भी नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी की नौकरी थी, समय बिल्कुल नहीं मुझे मिलता था। आखिर के 4-5 साल तो बहुत मेरी व्यस्तता में गुजरे जी। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं रिटायर हुई, मेरी एक दोस्त थी, उन दिनों शायद फेसबुक पे कुछ साड़ी ग्रुप जैसे बने थे, क्लोज ग्रुप्स थे, तो किसी ने मुझे उसमें ज्वाइन करा दिया, तो मेरी फीड पे दिखने लगा उस ग्रुप के ये, तो मैंने देखा लोग बस अपनी तस्वीर साड़ी के साथ डाल देते हैं बस। तो मैंने कहा कि, तो वो मुझे कहती रही कि आप इतना साड़ी पहनती हैं, आप इतनी अच्छी साड़ियां पहनती है, आप डालिए। तो मैं कहा मैं ऐसे फोटो तो नहीं डाल सकती, मैं खाली मॉडल थोड़ी हूँ, इसमें कुछ कंटेंट हो तो कोई बात है। तो फिर मैंने पहला पोस्ट लिखा। पहला पोस्ट क्या था, कपिला वात्स्यायन जी को मैंने रिकॉर्ड किया था कोई 15-1 घंटे उसमें आर्काइवल रिकॉर्डिंग में। तो वो मेरी साड़ी देखती थी, आप सब जानते ही होंगे कपिला जी को, शी वॉज द लिविंग आर्ट हिस्ट्री ऑफ दिस इंडिया। तो वो एक दिन कपिला जी बहुत खूबसूरत साड़ी में थी, कई रिकॉर्डिंग्स उनकी हुई थी। उन्होंने कहा विजया देखो ये साड़ी ना आज मैं तुम्हारे लिए पहन के आई हूँ, मेरी माँ की 80 साल पुरानी साड़ी, क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम हर रिकॉर्डिंग में इतनी सुंदर साड़ी पहन के आती हो। तो वो फिर हम लोगों ने उनके साथ बहुत सारी तस्वीरें ले ली और वो साड़ी बहुत सुंदर थी। तो मैंने वही डाल के वो किस्सा लिख के पहला पोस्ट अपना डाला था। फिर उसके बाद मैं लिखती रही, तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। लोग बहुत मुझे साड़ी ग्रुप्स में फॉलो करते थे और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखते थे, फ़ोन करते थे। उन्हीं दिनों इंस्टाग्राम शुरू हो गया जी। जब इंस्टाग्राम शुरू हो गया तो मेरे बच्चों ने कहा कि ये साड़ी ग्रुप आप छोड़िए, क्योंकि इसको आप मैनेज नहीं करते हैं। उनके सब्जेक्ट होते हैं कि इस महीने इस तरह की साड़ी डालिए, इस महीने लाल डालिए, पीली डालिए। आप अपना इंस्टाग्राम पेज खोलिए और उसको आप अपने हिसाब से क्यूरेट करिए। क्या बात है। विच इज बिफिटिंग टू यू, बिल्कुल, बिकॉज यू हैव नाउ सो मेनी पीपल फॉलोइंग यू। तो फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम का जब पेज खोला और मैंने पिछले दिनों एक वीडियो में भी कहा कि जब इतनी तेजी से मेरे फॉलोअर बढ़े, पहले तो पब्लिक ही था मेरा अकाउंट, तो मैं थोड़ा सतर्क हो गई कि ऐसा ना हो कि मैं किसी को कोई बहुत फ्लैम्बॉयंट किस्म से मैं लिखूं, या मेरी गरिमा के मुताबिक मेरे पोस्ट होने चाहिए। तो मैं बहुत ध्यान से लिखने लगी और साड़ियों के साथ साथ मेरी जीवन यात्रा भी, क्योंकि मेरा हमेशा से, जब मैं नौकरी भी करती थी आकाशवाणी में, दूरदर्शन में, देखो विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, फैमिली, ये सब बहुत जरूरी मुद्दे थे जी, जिन पे हम लोगों ने कितने प्रोग्राम बनाए, तो ये सब बेस में रहते थे। तो मुझे लगा कि इन सब चीजों को मुझे एड्रेस करना चाहिए अपने पोस्ट में जी। तो मैं जो कुछ भी लिखती हूँ, तुम देखोगे कि हर पोस्ट में कुछ न कुछ एक मैसेज इनडायरेक्टली होता है
बिल्कुल देखते हैं हम। कुछ ना कुछ होता है। तो मैं अपने करियर के चैलेंजेस जो मेरे सामने थे लिखने लगी, इंटरेस्टिंग किस्से थे लिखने लगी। मैंने ये क्रिकेट की कहानियों को बहुत लिखा, अपने घर परिवार के बारे में लिखने लगी। फिर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए तो मेरा एक नया हैशटैग बना ओमा दादी। तो मैं लिखने लगी कि किस तरह से मेरा बहुत सा समय जाता है। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। ये सब हॉबीज मेरी नौकरी के साथ साथ चलते रहे। मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाती थी और उनकी पढ़ाई में बहुत इन्वॉल्व रहती थी। और अपने कभी नहीं हुआ कि हमारे घर में खाना नहीं बना क्योंकि मैं ऑफिस गई। मेरे हस्बैंड भी बहुत को शौक है उन्हें खाना बनाने का। हम दोनों में से कोई ना कोई तो बहुत अच्छा खाना बना के बच्चों के सामने रखता ही था। तो अब तो मैं फ्री हो गई तो मैं खाने के भी बहुत पोस्ट डालती हूँ। तो मैंने क्या देखा, जो यंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपको हैरानी होगी कि यंग IAS ऑफिसर्स, IFS ऑफिसर्स मुझे इतने बड़े बड़े रिस्पॉन्स लिख के भेजते हैं कि मैम हम बहुत इंस्पायर्ड होते हैं आपसे कि आपने इतना सब कैसे किया। तो और मेरी उम्र के लोग बहुत खुश होते हैं कि अच्छा आपकी इतनी रंगीन जिंदगी है तो हम भी ऐसा करें। हाँ, वो देखते हैं मैं बाहर जा रही हूँ, रोज तैयार हो रही हूँ, हम भी करें। अब क्या है, मिखाइल स्कूल जाता है तो मैं वहां से उसको पिकअप करती हूँ, रोज करती हूँ। तो जैसे मुझे एक बहाना मिल गया। कभी कभी लगता था ना कि घर ही में बैठे हैं, साड़ी क्यों पहने, साड़ियाँ इतनी खजाना, तो उनको पहनना भी तो है। और मैं लिखती रहती हूँ साड़ी पहनिए, खुद ना पहने तो कैसे हो। तो मैं अपना 1 वीक का पूरा छांट के सब रख लेती हूँ ताकि जल्दबाजी में रह नहीं जाए। रोज मैं अपनी सिंपल साड़ियाँ पहन के, जो मैं ऑफिस पहनती थी साड़ियाँ, उन साड़ियों को अब मैं पहन के रोज जाती हूँ मिखाइल को लेने। क्या 15 मिनट का रास्ता है, उसको पिकअप करती हूँ। वहाँ मुझे जान पहचान के पेरेंट्स मिल जाते हैं, मैम वी फॉलो यू। तो मैं कहती हूँ थैंक गॉड आई एम वेयरिंग ए साड़ी। तो उनकी प्रिंसिपल हैं, वो कहते हैं ओ मिसेस छाबड़ा आई लव योर पोस्ट, तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है। देखो इस उम्र में जब आप रिटायर हो जाए ना, बहुत कठिन मतलब मैंने अपने बहुत से दोस्तों को देखा है जो बिल्कुल, जिन्होंने गिव अप कर दिया, निराश हो जाते हैं। कभी बैठो उनके साथ तो कोई कह रहा घुटनों में दर्द हो रहा है, कोई कह रहा है। तो मुझे तो सारे जो फ्रेंड्स मेरे हैं इंस्टाग्राम के सब यंगर हैं। तो घुटनों के दर्द और इसके दर्द की कभी बातचीत ही नहीं होती। हिम्मत नहीं करेगा घुटने का दर्द आपके पास। तो ये होता है। तो उससे क्या हुआ कि एक तो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया सोशल मीडिया। बहुत से लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, पर मैंने तो उसके बेस्ट चीज को ही देखा है, पाया है। उसको मैंने बहुत जुडिशियसली यूज किया है सोशल मीडिया को शेयर करने के लिए। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि शेयर करना चाहिए, जो नॉलेज है उसको शेयर करना चाहिए। तो मेरे पास जो भी नॉलेज हैंडलूम के बारे में, मैंने रियलाइज किया, ये रियलाइजेशन था, मुझे नहीं मालूम था मुझे हैंडलूम के बारे में इतना आता है। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मुझे हैंडलूम के बारे में इतना पता है। तो मैंने फिर बहुत मेटिकुलसली, मेरे हैशटैग हैं स्प्लेंडर्स ऑफ उड़ीसा वीव, मैंने उड़ीसा की साड़ियों पे बहुत लिखा, छत्तीसगढ़ का कोसा, फिर उसके बाद चंदेरी, द रॉयल चंदेरी मेरा हैशटैग है। सिल्क के बारे में भी लिखा था, बहुत चीजों पे। तो एक तो शेयर करना, और शेयर करने से बड़ी चीज कोई है नहीं। इट गिव्स सो मच ऑफ हैप्पीनेस। तो सोशल मीडिया ने जैसे इस समय मेरी जिंदगी बदल दी है। इट्स अ न्यू इनिंग्स इन माय लाइफ। तो हमारी सखियां इससे प्रेरणा लेंगी कि अगर कोई निराशा है मन में तो उसे दूर फेंकिए और आप एक्टिव रहिए और विजया जी की तरह हमेशा ऐसे खुशी जिंदा दिल बनी रहेंगे और सबको खुशी बांटती रहेंगी। यहाँ पर एक गाना सुनवाएं। बिल्कुल।
तो अभी विजय जी, गाने से पहले बात चल रही थी सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पर आप कितनी ज़्यादा एक्टिव है और आप खुद बता रही हैं कि कितने लोग और कितने बड़ी बड़ी शख्सियत आपसे जुड़ी, और सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत ज़्यादा चर्चित हुई। वैसे दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए भी बहुत चर्चित हुई और बहुत प्रिय बनी सबकी। तो यहाँ पर दूरदर्शन और आकाशवाणी तो अब पास्ट हो गया मेरा जी, सोशल मीडिया मेरा प्रेजेंट है जी, और इसमें सबसे खुशी की बात है कि दुनिया भर के लोग पोस्ट करते हैं, जी। दुनिया भर के लोग मुझे फॉलो करते हैं। जी। मैं अगर विदेश में कहीं किसी शहर में पहुंच जाऊं और वहां से अपना पहला पोस्ट डालूं, तुरंत मुझे डीएम आ जाते हैं कि हम रहते हैं इस शहर में, हम रहते हैं यहाँ पास में, हम आपसे कैसे मिलें। तो जब मैं अपनी बेटी के पास जाती हूँ तो मैं एक लंच करती हूँ, हॉलैंड में जितने लोग रहते हैं उनको बुला लेती हूँ, हाँ, जो मुझे फॉलो करते हैं, और बहुत अच्छा शानदार एक लंच होस्ट करती हूँ, उन लोगों से मिलती हूँ। और मेरी बेटी मुझे कहती है, अरे ये सब मुझसे भी छोटे हैं आपकी दोस्ती कैसे है? वैसे ही मैं लंदन अगर गई और मैंने पहला पोस्ट अपने दोस्तों के घर से डाला तो तुरंत मुझे मैसेज आते हैं, कैसे, जहां भी जाती हूँ। मतलब यूँ समझ लो कि दुनिया के हर कोने में इस समय लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हैं और वो फॉलो करते हैं। इससे ज्यादा खुशी मुझे क्या हो सकती है कि रिटायरमेंट के बाद इतना फुलफिलिंग, इतना ग्रेटिफाइंग ये एक्सपीरियंस है कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि और इसके माध्यम से जो सबसे सीरियस चीज जो मेरा अचीवमेंट है वो ये है कि देखिए, मैंने कहा ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे हैंडलूम के बारे में इतना मालूम है। मैं शायद जब खरीदती थी, पूछती थी, पढ़ती थी, तो वो सब मेरे दिमाग के कोने में कलेक्टेड था। और मुझे जो साड़ियाँ अच्छी लगती थी मैं वही पहनती थी। लोग कॉम्प्लीमेंट करते थे ऑफिस में हमेशा। तो बस यहीं तक साड़ी की कहानी तक सीमित थी कि बहुत अच्छा लगता था, स्मार्ट लिया, आप चले गए, पहन लिया। जब लिखने लगी तो जानकारियां, आपको हैरानी होगी कि निफ्ट मुझे आमंत्रित करते हैं। मैं निफ्ट में लेक्चर देती हूँ, मैं हैंडलूम पे लेक्चर देती हूँ, मीडिया पे तो लेक्चर जो बुलाते हैं देती हूँ, लेकिन अधिक लेक्चर मैं देती हूँ हैंडलूम पे, निफ्ट में, दिल्ली, बेंगलोर, और बहुत बड़े बड़े जो कई संस्थाएं हैं वो मुझे लीडरशिप के लिए बुलाती हैं, लीडरशिप पे बात करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि आई हैड द एबिलिटी टू टेक क्विक डिसीजंस। तो एक तो मैं लीडरशिप पे, ये सब मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जी जी कि ये एक सोशल मीडिया के कारण ही मुझे ये लेक्चर नया करने का। तो इस, और हर रोज मैं 2000 शब्द लिखती हूँ, हर रोज 2000 शब्द लिखती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा जो ब्रेन है, मेरा जो दिमाग है, ये काम करता रहता है। हमें पता है कि लिखती नहीं, पढ़ती भी हैं आप। हाँ, तो पढ़ती भी हूँ और लिखती भी हूँ। तो हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि किस तरह की किताबें वो सब बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हम आपसे एक हमारी जिज्ञासा हो रही है कि फेमिना के कवर पृष्ठ पर आपकी तस्वीर आई थी, उसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, हमारे श्रोता नहीं जानते हैं, उन्हें बताइए कि क्या कहानी थी, कैसे आप कवर पेज पर आई? वैसे मैंने अपने सोशल मीडिया के पेज पे तो लिखा है कई बार। मैं करीब 22-23 साल की थी। मैं ICCR में, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस में तब नौकरी करती थी। तो मेरी प्रोड्यूसर हुआ करती थी कीर्ति जैन जी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम खजुराहो फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल को कंपेयर करने चली जाओ। उनके जो ब्रदर इन लॉ थे अशोक वाजपेयी जी, हिंदी के सब जानकार लोग उन्हें जानते हैं, तब वो उसको देखा करते थे। ये तीसरा फेस्टिवल था, ये 1979 की बात है। तो मैं वहाँ गई कंपेयरिंग करने के लिए। मेरे साथ मेरी जो लैंड लेडी थी, मैं उन्हें आंटी कहती थी, मोनिका आंटी वो भी थी। वो जो टाइम्स ऑफ इंडिया के डोयन थे श्यामलाल जी, उनकी भाभी थी। मैं उनके घर में किराएदार थी, मैं अकेली रहती थी दिल्ली में तब जी। तो यूँ सोचिए कि मेरी उम्र 22-23 साल और मैं दिल्ली में अकेली रहती थी तब, 1979 की बात है। तो जब हम वहाँ पहुंचे पहले दिन, तो उन्होंने कहा कि आज तो कुछ नहीं है, तो आज आप लोग खजुराहो टेम्पल और ओरछा ये सब देख आइए। तो हमारे साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया की टीम जो थी, कवर करने आई थी फेस्टिवल, वो लोग भी उसमें थे। संक्षिप्त में सुनाने के लिए कह दूं कि उसमें सुनील कोठारी साहब थे, जो उनके आर्ट
क्रिटिक थे, उसमें विट्ठल नाथकर्णी थे जो जर्नलिस्ट की तरह से आए थे, और एक सज्जन थे जिनके हाथ में बहुत फैंसी कैमरा था. He was dark and handsome and तो I really didn't know, मुझे लगा फोटोग्राफर हैं उनके, जी. है ना. तो हम लोग एक ही गाड़ी में गए, साथ में मल्लिका साराभाई. हाँ, अच्छा. तो वो भी वहाँ परफॉर्म करने वाली थी कुचिपुड़ी. हम सब लोग एक गाड़ी में गए खजुराहो ओरछा. तो जब हम खजुराहो पहुंचे, अचानक ये सज्जन जिनके हाथ में कैमरा था, इन्होंने कहा मैं आपकी तस्वीर ले लूं. आई वाज सो यंग. मैंने कहा नहीं, आप क्यों मेरी तस्वीर लेंगे, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ. तो उन्होंने 2-3 बार मुझे पूछा और मैंने मना कर दिया. इस बीच में हमारी वो जो आंटी थी, मोनिका आंटी, और विट्ठल नाथकर्णी, और इन सब की बहुत दोस्ती हो गई थी. और साथ में मैं अगर बात कर रही थी किसी से तो मैं सुनील कोठारी जी से कर रही थी, क्योंकि मैं बचपन से उनके आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ती रही. वो आर्ट क्रिटिक थे, उन्होंने ओडिसी डांस के बारे में बहुत लिखा, तो मेरे पापा अक्सर उनकी बात करते थे. तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई वॉज मीटिंग सुनील कोठारी. संयुक्ता पाणिग्राही भी वहाँ परफॉर्म करने वाली थी, तो बहुत बड़ा फेस्टिवल था ये. तो वो मेरे पास आए, नाथकर्णी जी. He was a young journalist. He said, Vijaya, what's your problem? Do you know who's asking you to take your photograph? मैं कहा नहीं, मुझे नहीं पता कौन है, मुझे सच में नहीं पता था. तो He is India's biggest fashion photographer, जितेंद्र आर्या. क्या बात है. अच्छा, जितेंद्र आर्या कौन है ये भी नहीं पता था मुझे. तो मैंने कहा so? He said, do you know who are his current muse? जीनत अमान, मेहर मूस, ये सारे नाम उन्होंने मुझे गंवा दिए. तो हमारी आंटी जी आ गई, उनको टाइम्स ऑफ इंडिया वालों से बड़ा प्यार हो गया था क्योंकि उनका कनेक्ट था उनसे. उन्होंने कहा अरे विजया, तुम इनको फोटो खींच लेने दो ना, क्या हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ खड़ी हूँ ना, कोई बात नहीं. तो जितेंद्र आर्या जी ने मेरी तस्वीरें खींच ली. ठीक है. फिर मैं वहां से चली आई और कई महीने बीत गए, 2-4 महीने. मुझे ये नहीं पता था कि जितेंद्र आर्या फेमिना के कवर फोटो, उन्हीं की खींची हुई तस्वीर हर फेमिना के कवर पे आती थी. उन दिनों वो फेमिना के ऑफिशियल कवर फोटोग्राफर थे. तो मेरे भाई मुझसे छोटे हैं 1 साल, उनका अचानक एक दिन मुझे फोन आया मुगल सराय स्टेशन से. मुझे पूरी कहानी ऐसे याद है. वो कह रहे अरे तुम्हारी तस्वीर पूरे स्टेशन पे. मतलब ऐसे ही उनका एक्सप्रेशन था. मैं कहा पूरे स्टेशन पे? कहते नहीं, फेमिना सब जगह लगी हुई है, तुम्हारी फोटोग्राफ उसके कवर पे. तो खैर मैं भी गई और मैं वो फेमिना खरीद लाई. मुझे अच्छा तो लगा कि मैं फेमिना के कवर पे हूँ, पर उसका सीरियसनेस मुझे नहीं समझ में आया. तब मेरी शादी नहीं हुई थी. मेरे हस्बैंड, समझ लीजिए मेरे बॉयफ्रेंड, उनको शाम को मैंने वो दिखाया. तो उन्हें मैं जैसे हूँ, जैसे आप अभी देख रहे हो, सदियों से मैं ऐसे ही हूँ, जूड़ा, बिंदी, साड़ी, बिल्कुल प्रॉपर, वही अच्छी लगती थी. उन्होंने कहा अरे क्या इसमें बाल खुले हैं. जिन्होंने वो फेमिना की तस्वीर देखी है वो समझ जाएंगे. हाथ में गुलाब का फूल है, क्या फोटो खींची उन्होंने. तो फिर मुझे लगा कि अच्छा, अच्छी तस्वीर नहीं छपी इसके ऊपर मेरी, और वो फेमिना ऐसे ही कोने में खिड़की के ऊपर चली गई. और उसके बाद उस पे और कागज जमा हो गए. मेरी शादी हो गई, मेरे नोट्स, मेरे कागज सबके साथ वो मेरे ससुराल वाले घर में आ गए वो कागज. फिर जब मैं दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुई वो आ गए, और वो बेड के अंदर जो बॉक्स होते हैं ना, सारे पुराने कागज मेरे कॉलेज के और ये सब उसमें बंद हो गए. सालों साल तुम सोचो बंद हो गए. और मैं भूल भी गई कि मैं कभी फेमिना के कवर में थी. मैं इतनी बिजी हो गई, बच्चे, नौकरी, घर. जब मैं रिटायर हुई तो सब कागज जब मैं अपने सब डिस्पोज कर रही थी कि अब सब पुरानी चीजों को फेंक देना चाहिए. लोग इतनी आजकल बात करते हैं डीक्लटर, तो मैंने कहा चलो मैं भी डीक्लटर करूं. तो उसमें से ये फेमिना निकली. तुम अगर तस्वीर को ध्यान से देखोगे ना, वो सब ऐसे क्रम्पल्ड हालत में थी. वो कागज ही क्रम्पल्ड था, ओरिजिनल वाला, जिसकी मैंने तस्वीर खींच ली. तब तक मुझे अंदाजा था कि कितना बड़ा मैगजीन फेमिना हुआ करता था, और मैं उसके कवर पे थी. तो उसके बाद जाके मैंने अपने सोशल मीडिया पे जब ये स्टोरी लिखी तो इतना रिस्पॉन्स आया. मेरे कई जो फ्रेंड्स थे ना, उन्होंने मुझे कोलाज बना के भेजा. हाँ, उन मॉडल्स के जिनके मैंने नाम लिखे कि ये सब लोग उनके फोटो खींचा करते थे जितेंद्र आर्या उन दिनों. तो उन्होंने कहा कि आप उनसे ज्यादा अच्छी बताए अपने मुंह से, तो मैं क्या कहूँ. तो इतना इंटरेस्टिंग वो पोस्ट हो गया. तो फिर मेरी सिस्टर इन लॉ जो मेरे साथ रहती थी और टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते हैं, उन्होंने कहा ना मैं एक अच्छी तस्वीर लाइब्रेरी में ढूंढ के इसको उनको कहती हूँ कि कॉपी देंगे. तो उन्होंने फिर मुझे एक
अच्छी तस्वीर उन्होंने रेड रिबन बांध के, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने जब पता चला नमिता की भाभी हैं तो उन्होंने वो मुझे दिया कितने सालों बाद, 2015 या 16 में, और वो फोटो खींची थी 1979 में। तो वो अब मैंने फ्रेम करके कहीं ना कहीं अपने घर में रखा हुआ है। तो ये फेमिना की कहानी है कि वो दिन कितने अच्छे थे कि हमें पता ही नहीं था कि कौन जितेंद्र आर्या। अच्छा, उसके बाद जब मैं बॉम्बे आ गई ना, उनकी वाइफ मिली छाया आर्या मुझे, वो हमारी रेडियो की बहुत बड़ी ड्रामा वॉइस हुआ करती थी, बीबीसी में थी। और शायद आपको पता हो कि मीना कुमारी का रोल करने के लिए गुरुदत्त ने उन्हें बीबीसी की नौकरी छुड़वा के हिंदुस्तान बुलाया था। फिर वो मीना कुमारी से एक रात कहीं मिल गए और छाया जी वो रोल नहीं कर पाई। उनका बहुत अच्छा बॉम्बे में उनका एक वो है चेतना, उनका एक कैफे है बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा स्टोर है, बुक शॉप है। तो छाया जी के टच में मैं रही। फिर जितेंद्र जी से वापस मैं बॉम्बे में मिली, छाया जी मुझे घर ले गई, मुझे वो आकाशवाणी में मिली। वो कहते हैं अरे तुम्हारी तस्वीरें हमारे घर में, जितेंद्र इज वेरी फॉन्ड ऑफ योर फोटोग्राफ। छाया जी मुझे घर ले गई, कितने साल हो गए थे जब मैं मिली थी। फिर उनसे मेरा वापस कनेक्ट हुआ और जब तक वो जीवित रहे मैं उनके टच में रही। मैं छाया जी से अभी भी कभी कभी जब काला घोड़ा जाती हूँ तो उनके वहाँ चेतना में मैं जाके उनसे मिल आती हूँ, उनको फोन करती हूँ। काफी बड़ी हो गई हैं उम्र में, पर मैं मिलती जरूर हूँ जी। तो एक गाने की झलक यहाँ पहुँचा दें श्रोताओं तक, आपकी पसंद का गाना। पसंद का गाना बिल्कुल लगा। ये मुझे इसलिए पसंद है कि मधुबाला देखो इस गाने में पूरी तरह से कवर्ड है, लेकिन इससे ज्यादा सेंसुअस गाना पूरी हिंदी फिल्म में मैंने कहीं नहीं देखा। तो ये मेरा सबसे पसंदीदा गाना है। आपकी पसंद के बहुत सारे गाने हैं, लेकिन यहाँ पर समय की पाबंदी का आप बड़ा ख्याल रखती हैं, तो जल्दी से कुछ बता सकती हैं कहाँ से सीखी आपने ये समय की पाबंदी? क्योंकि हमें भी समय की पाबंदी का ख्याल रखना है घड़ी की ओर। समय की मैं बहुत पाबंद हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत पाबंद हैं। मेरे फादर इन लॉ समय के बहुत पाबंद थे। जब मेरी शादी हुई उसके पहले तो मैंने बताया ना मैं अकेली रहती थी दिल्ली में, उसके पहले मैं हॉस्टल में रहती थी, तो बिल्कुल पाबंद नहीं थी मैं। तो कभी कभी ऐसा होता था कि शाम को मैं ऑफिस से आई, नीचे मेरी मदर इन लॉ मुझे बोलेंगी, एकदम फर्स्ट क्लास अंग्रेजी में बोलेंगी, बहुत पढ़ी लिखी थी वो, सेंट बीट्स शिमला से पढ़ी हुई थी, बोलेंगी कि हम 7 बजे निकलेंगे कहीं, अगर हम लोगों को साथ जाना। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि 7 माने 7, मैं सेकंड फ्लोर पे रहती थी, वो नीचे रहती थी, तो फिर मैं अपने आराम से, तो ये जो नमिता मैं कह रही थी वो छोटी सी थी 7 साल की, वो फर्स्ट फ्लोर से ऊपर भागेगी, भाभी पापा जी तो गाड़ी में बैठ गए। तो फिर मैं भागते दौड़ते ऐसे आती थी। तो एक दिन पापा जी ने मुझे कहा कि तुम आकाशवाणी में काम करती हो, लोग घड़ी में लाते हैं। जी जी। हाँ? और तुम खुद इतनी समय की पाबंदी हो। मुझे बहुत इस बात पे शर्म आई। उन्होंने कहा यू शुड बी पंक्चुअल। तो वो हमने धीरे धीरे हमारे घर का तो बिल्कुल ये चलन ये है कि घड़ी से हम चलते हैं। और विविध भारती में जब आप आई तो आपने हमें भी ये बात सिखाई थी और हमें भी याद है, घड़ी की ओर हमारी भी निगाह है। तो अब घड़ी बिल्कुल हमें इजाजत नहीं दे रही, मन तो कर रहा है कि हम आपसे बतियाते रहें बहुत कई घंटे तक। तो अब श्रोताओं से, सखियों और सखाओं से लेते हैं इजाजत। विजया जी, विजय लक्ष्मी छाबड़ा जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं पूरे विविध भारती परिवार की ओर से, और श्रोताओं की ओर से आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने इतना सारा वक्त हमें दिया यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया, मुझे इस स्टूडियो में आके बहुत अच्छा लगा। ये तो मेरी अपनी जगह है, अपना घर है विविध भारती। तो अब लेते हैं इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।
सहेली।